नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स ने दूरसंचार कंपनियों से मुकाबला करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले उपग्रहों की ओर रुख किया। चेहरा पहचान प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा सरकार को जगन्नाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना में बदलाव लाने को कहा और सार्वजनिक निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इनोवेशन ने इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन की शुरुआत की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर जलवायु परिवर्तन पर है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने छठी आकलन रिपोर्ट का तीसरा भाग प्रकाशित किया है। ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से निपटने में हुई प्रगति और देशों द्वारा जताई गई प्रतिबद्धता के बारे में अपडेटेड यानी अद्यतन वैश्विक आकलन प्रदान करती है। साथ ही इसमें वैश्विक उत्सर्जन के स्रोतों की भी जाँच की गई है। इस आकलन रिपोर्ट में पृथ्वी की जलवायु दशाओं पर वैज्ञानिक मूल्यांकन को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसका उद्देश्य सरकार के सभी स्तरों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है ताकि वे जलवायु संबंधी नीतियों को विकसित करने में इसका उपयोग कर सकें। इसका गठन वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा किया गया था। इस रिपोर्ट के कई निष्कर्ष हैं, जैसे उत्सर्जन संबंधी रुझानों के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग को वर्ष 2100 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए विश्व द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा के अधिकतम स्तर को वर्ष 2025 तक सीमित करना होगा। साथ ही इसमें अगले 5 वर्षों में 43% की कटौती करनी होगी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2019 में 54% ज्यादा था। हालांकि उत्सर्जन में वृद्धि की दर कम हो रही है। वहीं कार्बन असमानता पर रिपोर्ट का कहना है कि कार्बन असमानता हमेशा की तरह बढ़ती जा रही है। वर्ष 2019 में अल्प विकसित देशों का उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का केवल 3.3% था। वहीं कार्बन कैप्चर पर रिपोर्ट कहती है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है तो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज तकनीक के बिना चलने वाले कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को वर्ष 2050 तक बंद करना जरूरी है। पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताएं अपर्याप्त हैं। ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन में वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2030 तक 43% की कटौती करनी होगी। मांग पक्ष आधारित शमन पर रिपोर्ट का कहना है कि हमारी जीवन शैली और व्यवहार में बदलाव से वर्ष 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40 से 70% की कमी हो सकती है। इसके लिए उचित नीतियां, अवसंरचना और प्रौद्योगिकियां जरूरी हैं। वहीं वित्त के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि सालाना $100 अरब जुटाने के सामूहिक लक्ष्य के लिए कई उपायों की जरूरत होगी, जैसे कि सार्वजनिक अनुदानों में वृद्धि करने की आवश्यकता है। विकसित देशों से विकासशील देशों में सार्वजनिक वित्त की मात्रा के साथ साथ सार्वजनिक रूप से जुटाए गए निजी वित्त प्रवाह में वृद्धि करने की जरूरत है। सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 को 30 सितंबर 2022 तक बढ़ाया। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय नई विदेश व्यापार नीति तैयार कर रहा है। मौजूदा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 की अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली थी। इससे पहले कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस नीति की अवधि बढ़ा दी गई थी। विदेश व्यापार नीति आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से निर्यात बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 ने निर्यात बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 के तहत 2 नई योजनाएं घोषित की गई थी। ये योजनाएं हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। ये विशेष बाजारों में विशेष वस्तुओं के निर्यात के लिए घोषित की गई थी। और दूसरी योजना है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी SEIS। इसकी घोषणा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए की गई थी। नई विदेश व्यापार नीति के लिए अलग अलग फोकस क्षेत्र होंगे। ये नीति डिजिटल सूचना से लैस होगी, विश्व स्तर पर स्वीकार्य नीतिगत मानदंडों के अनुरूप होगी। ऐसे बाजार जहां अब तक ठीक से पैठ नहीं बना पाए हैं, जैसे कि अफ्रीका,
वहाँ संभावनाओं को तलाशेगी। इसके अलावा प्रतिस्पर्धात्मकता और बाजार पहुँच पर ध्यान देगी तथा प्रभावी शुल्क तटस्थता पर बल देगी। व्यापार नीति के सामने चुनौतियाँ। निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप युक्ति संगत बनाने के लिए बहुपक्षीय दबाव बढ़ रहा है। विदेश व्यापार से संबंधित 3 नियामक संस्थाओं DGFT, कस्टम और GST काउंसिल के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करना भी बड़ी चुनौती है। इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में भी विसंगति है। भारत में ये 8 अंकों वाला है, जबकि अधिकांश देश पहले से ही 10 अंकीय टैरिफ नॉमेनक्लेचर का पालन करते हैं। अगली खबर दूरसंचार क्षेत्र से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर्स ने दूरसंचार कंपनियों से मुकाबला करने के लिए उच्च बैंडविड्थ वाले उपग्रहों की ओर रुख किया। सेटकॉम ऑपरेटर्स अब वेरी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स की ओर रुख कर रहे हैं। वेरी हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स एक तरह का फिक्स सर्विस सैटेलाइट है। ये दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रदान की गई पिछली पीढ़ी के फिक्स सर्विस सैटेलाइट उपग्रहों की तुलना में काफी अधिक डेटा बैंडविड्थ प्रदान करता है। बैंडविड्थ किसी निर्धारित समय में इंटरनेट कनेक्शन पर प्रवाहित होने वाले डेटा की अधिकतम मात्रा है। फिक्स सर्विस सैटेलाइट का उपयोग टेलीविजन प्रसारण और टेलीफोन संचार में किया जाता है। ऐसे सैटेलाइट से सिग्नल रिसीव करने के लिए डिश एंटीना की जरूरत होती है। फिक्स सर्विस सैटेलाइट को आमतौर पर पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी इक्वेटोरियल ऑर्बिट GEO में स्थापित किया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं एक तरह का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रहों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सिग्नल प्रदान किया जाता है। पृथ्वी की कुछ कक्षाओं में स्थापित उपग्रहों के द्वारा सैटेलाइट आधारित लो बिट रेट की कनेक्टिविटी प्रदान की जा सकती है, जैसे कि भू स्थिर कक्षा यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में, मध्य भू कक्षा यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और तीसरा निम्न भू कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा सैटेलाइट टेलीविजन से अलग है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा में 2 तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है। साथ ही इसके तहत डेटा के प्रवाह के लिए बहुत अधिक मात्रा में बैंडविड्थ की जरूरत होती है। ये भूमिगत कॉपर या फाइबर नेटवर्क पर आधारित नहीं होती है। इसके तहत अंतरिक्ष में स्थापित उपग्रह को ब्रॉडबैंड सिग्नल भेजकर और उससे ब्रॉडबैंड सिग्नल प्राप्त करके इंटरनेट सेवाओं का संचालन किया जाता है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के कई लाभ हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों के लिए सस्ता और आसान इंटरनेट विकल्प है। ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन की तुलना में तीव्र इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। सैटेलाइट आधारित कनेक्टिविटी के लिए 2 मॉडल हैं। एक है डायरेक्ट टू सैटेलाइट मॉडल। इसके तहत डिवाइस किसी भी इंटरमीडिएट ग्राउंड गेटवे की आवश्यकता के बिना उपग्रह के साथ प्रत्यक्ष रूप से संचार करते हैं। दूसरा है हाइब्रिड, जिसमें कि LPWAN प्लस सैटेलाइट या अप्रत्यक्ष मॉडल इसे कहा जाता है। इसके तहत नेटवर्क में प्रत्येक सेंसर और एक्चुअर एक इंटरमीडिएट सिंक नोड यानी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क गेटवे के माध्यम से उपग्रह के साथ संचार कर सकते हैं। अगली खबर आर्ट एंड कल्चर से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ओडिशा सरकार को जगन्नाथ मंदिर की सौंदर्यीकरण योजना में बदलाव लाने को कहा है। ASI ने ओडिशा सरकार से अपनी श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना में बदलाव करने को कहा है। ये पुरी में 12वीं सदी के जगन्नाथ मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण करने के लिए एक व्यापक परियोजना है। प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष कानून के मुताबिक मंदिर के 100 मीटर के दायरे में किसी तरह के नए निर्माण कार्य पर रोक है, जबकि इस परियोजना के तहत मंदिर के रेस्ट्रिक्टेड क्षेत्र में भी सौंदर्यीकरण के कार्य प्रस्तावित हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव द्वारा किया गया था। पुरी में भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलभद्र की पूजा की जाती है। ये भारत की 4 धाम तीर्थ यात्राओं में से एक है। 4 धाम में शामिल है पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। यहाँ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं स्नान यात्रा, नेत्रोत्सव, रथ यात्रा, शयन एकादशी आदि। मुख्य मंदिर का निर्माण कलिंग स्थापत्य शैली में किया गया है। इस मंदिर की स्थापत्य संबंधी अन्य विशेषताओं की बात करें तो इसमें मुख्य मंदिर की संरचना घुमावदार यानी वक्रीय है और ये मंदिर 4 खंडों में विभाजित है। रेखा देउल की शैली में देउल, विमान और गर्भगृह बनाए गए हैं। मुखशाला है, नट मंदिर या नट मंडप जिसे कहा जाता है, इसे जगमोहन भी कहा जाता है और चौथा भाग है भोग मंडप यानी कि प्रसाद हॉल।
अगली खबर तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से। चेहरा पहचान प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। ये प्रणाली पहले चरण में मार्च 2023 तक कोलकाता, वाराणसी, पुणे, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों पर स्थापित की जाएगी। FRS नागरिक उड्डयन मंत्रालय की DG यात्रा पहल का हिस्सा है। ये प्रणाली हवाई अड्डों पर यात्रियों को बाधा रहित और परेशानी मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी। साथ ही ये सुरक्षा व्यवस्था में भी सुधार करेगी। इस पहल के साथ सरकार टिकट बुकिंग, हवाई अड्डा परिसर में प्रवेश, बोर्डिंग पास, सिक्योरिटी चेक इन आदि को डिजिटल बनाने पर विचार कर रही है। चेहरा पहचान प्रणाली किसी व्यक्ति के चेहरे का उपयोग करके उसकी पहचान करने या उसकी पहचान की पुष्टि करने का एक तरीका है। इसका उपयोग फोटो, वीडियो या रियल टाइम में लोगों की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम चेहरे पर मौजूद विशिष्ट चिन्हों जैसे कि चीक बोन्स के आकार, होठों की आकृति आदि को मैप करते हैं। फिर ये इन्हें एक संख्यात्मक कोड में बदलते हैं जिसे फेस प्रिंट कहा जाता है। इसके बाद सत्यापन या पहचान के लिए ये सिस्टम फेस प्रिंट के एक बड़े मौजूदा डेटाबेस के साथ फेस प्रिंट की तुलना करता है। चेहरा पहचान प्रणाली के कई उपयोग हैं, जैसे कि इससे एंट्री पॉइंट्स, सुरक्षा जांच आदि जैसे चेक पॉइंट्स पर ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग संभव हो पाएगी। इससे अपराध की जांच करने में मदद मिलेगी और ये आसान तथा तेज विश्लेषण के लिए सूचना उपलब्ध कराएगी। अपराधियों, लापता बच्चों या व्यक्तियों, अज्ञात शवों आदि की पहचान में मदद मिलेगी। हालांकि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के बारे में कई चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं, जैसे कि सरकार इसका इस्तेमाल व्यापक निगरानी के लिए कर सकती है। इससे निजता का उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि भारत में अभी तक कोई डेटा संरक्षण कानून नहीं है, अतः इसके अभाव में ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन किया जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि चेहरा पहचान प्रणाली कैसे काम करती है। ये तस्वीरें खींचकर स्कैन करती है, फिर उसके बाद में चेहरे से संबंधित डेटा को प्राप्त करती है, मौजूदा डेटाबेस से इसकी तुलना करती है और उसके बाद मिलान और सत्यापन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगली खबर ऊर्जा क्षेत्र से। सार्वजनिक निजी गठबंधनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा समाधानों में तेजी लाने के लिए मिशन इनोवेशन ने इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन की शुरुआत की। मिशन इनोवेशन एक वैश्विक पहल है। इसका लक्ष्य इस दशक में स्वच्छ ऊर्जा को किफायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन के क्षेत्र में कार्रवाई और निवेश को बढ़ावा देना है। इस पहल में 22 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत इस पहल का एक संस्थापक सदस्य है। इस मिशन का पहला चरण वर्ष 2015 में पेरिस समझौते के साथ शुरू किया गया था। इसके दूसरे चरण को वर्ष 2021 में शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन का उद्देश्य वर्ष 2030 तक जीवाश्म आधारित 10% ईंधन, रसायन और पदार्थों को जैव आधारित विकल्पों से बदलना है। ये मिशन इनोवेशन द्वारा शुरू किया गया छठा मिशन है। इसके 5 अन्य मिशन हैं: स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रीन पावर्ड फ्यूचर, शून्य उत्सर्जन शिपिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल और अर्बन ट्रांजिशन। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी मिशन के लक्ष्य हैं नई और उभरती प्रौद्योगिकियों को जोखिम से मुक्त करने के लिए बायो रिफाइनरीज के विकास और व्यवसायीकरण का समर्थन करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लागत संबंधी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना। मिशन इनोवेशन ने एक अन्य पहल के रूप में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स और हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म के लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी की भी घोषणा की है। नेशनल फंडिंग अपॉर्चुनिटी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स का उद्देश्य एविएशन उपयोगों के लिए उन्नत जैव ईंधन में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान, विकास और डेमोन्स्ट्रेशन का समर्थन करना है। वहीं हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म फ्यूल सेल एंड हाइड्रोजन जॉइंट अंडरटेकिंग और मिशन इनोवेशन की एक संयुक्त पहल है। यह हाइड्रोजन की मांग और आपूर्ति को अनुकूलित करने वाली एक वैश्विक पहल है। इसके लिए ये ऑन साइट उत्पादन और उपयोग पर बल देता है। साथ ही ये नवीकरणीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और भौगोलिक पहचान को बनाए रखते हुए जल की अधिकता वाले क्षेत्रों के उपयोग पर भी बल देता है। आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति। एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार से इन जनजातियों को दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा है। इससे पहले अंग्रेजों ने डीएनटीज यानी डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स को आपराधिक जनजाति कानून 1871 के तहत अधिसूचित किया था। इस कानून के तहत लाखों खानाबदोश और अर्ध खानाबदोश समुदायों को अपराधी घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया था। वर्ष 1952 में कालेलकर आयोग की सिफारिशों के आधार पर इस कानून को समाप्त करके इन समुदायों को डी नोटिफाइड घोषित किया गया था। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों को कभी भी निजी भूमि या आवास का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। इस समुदाय के लोग सदियों से अपनी आजीविका और आवासीय उपयोग के लिए वनों और चरागाह भूमि का उपयोग करते आए हैं।
लोकसभा ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 पारित किया। इसे कैदी पहचान कानून 1920 को निरस्त करने के लिए पारित किया गया है। इस विधेयक में दोषी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक और जैविक नमूनों के संग्रह, भंडारण और विश्लेषण की अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। व्यापार घाटा। इस साल भारत के व्यापार घाटे में 87.5% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। ये बढ़कर वर्ष 2021-22 में 192 अरब रुपए हो गया है। ये पिछले वित्तीय वर्ष में 102 अरब रुपए था। जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से ज्यादा हो जाता है तो अतिरिक्त लागत को व्यापार घाटा कहा जाता है। व्यापार घाटा मुख्य रूप से इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिसके चलते पेट्रोलियम आयात बिल में तीव्र वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2012 में भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम आयात की हिस्सेदारी मात्र 26% थी। स्टैंड अप इंडिया योजना। स्टैंड अप इंडिया योजना के 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसे वर्ष 2016 में महिलाओं और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य पात्र लाभार्थी को बिना किसी जमानत के 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की सुविधा प्रदान करना है। इसके तहत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति एवं एक महिला उद्यमी द्वारा ग्रीनफील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ये उद्यम विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के हो सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत सरकार ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है, बल्कि वाणिज्यिक मानकों के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। परिवार वानिकी। पारिवारिक वानिकी का मतलब है परिवार के सदस्य के रूप में वृक्ष की देखभाल करना ताकि वृक्ष परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाए। राजस्थान की पारिवारिक वानिकी को संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय द्वारा जून 2021 में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 प्रदान किया गया था। संधारणीय भूमि प्रबंधन के माध्यम से सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कार्य को वैश्विक मान्यता प्रदान करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का वायु गुणवत्ता डेटाबेस। WHO ने अपने वायु गुणवत्ता डेटाबेस के लिए वर्ष 2022 का अपडेट जारी किया है। वर्ष 2022 के अपडेट से ये पता चलता है कि लगभग संपूर्ण वैश्विक आबादी WHO की स्वीकार्य वायु गुणवत्ता सीमा से अधिक प्रदूषित वायु में श्वास लेती है। नया वायु गुणवत्ता डेटाबेस पहली बार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता की वास्तविक माप प्रस्तुत करता है। ये एक सामान्य शहरी प्रदूषक और पार्टिकुलेट मैटर तथा ओजोन का पूर्ववर्ती घटक है। इसमें 10 माइक्रोन या 2.5 माइक्रोन के बराबर या उससे छोटे व्यास वाले पार्टिकुलेट मैटर की माप भी शामिल है। स्टील स्लैग रोड। सूरत देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां प्रोसेस्ड स्टील स्लैग से सड़क बनाई गई है। स्टील स्लैग इस्पात विनिर्माण के दौरान निकलने वाला एक बाई प्रोडक्ट है। ये इस्पात विनिर्माण की भट्टियों में अशुद्धियों से पिघले हुए स्टील को अलग करने के दौरान उत्पन्न होता है। स्टील स्लैग का उपयोग करने के कई लाभ हैं। प्राकृतिक घटकों से निर्मित सड़कों की तुलना में इससे सड़क के निर्माण लागत में लगभग 30% की कमी आती है। स्टील स्लैग से बनी सड़क कम मोटी, अधिक टिकाऊ और कम कार्बन फुटप्रिंट वाली होती है। इसके अलावा स्टील स्लैग का अन्य और क्षेत्रों में भी उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि मृदा की अम्लीयता में सुधार करने की क्षमता के कारण कृषि क्षेत्र में, सिलिकेट उर्वरक के रूप में जिससे कि प्लांट्स को सिलिकॉन उपलब्ध हो जाता है, सीमेंट निर्माण में, अम्लीय जल के उपचार आदि में। ऑनलाइन वन्यजीव व्यापार पर विश्व वन्यजीव कोष की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि म्यांमार में ऑनलाइन वन्यजीवों की अवैध खरीद बढ़ रही है, जो लोक स्वास्थ्य और लुप्तप्राय प्रजातियों दोनों के लिए खतरा है। अवैध वन्यजीव व्यापार की निगरानी के लिए भारत द्वारा कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसे संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया गया है। अवैध शिकार विरोधी दस्ते, उदाहरण के लिए असम में एक सींग वाले गेंडों की रक्षा के लिए, अलग अलग जीवों को विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड का उद्देश्य तिब्बती मृग के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। इसके अलावा ट्रैफिक इंडिया एक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है। ये WWF का एक डिवीजन है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर। एनसीसी ने प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से युक्त नदियों और झीलों सहित समुद्री तटों या समुद्री पुलिनों तथा अन्य जल निकायों को स्वच्छ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इसका नाम पुनीत सागर अभियान रखा गया है। ये एक त्रिसेवा संगठन है। इसे कुंजरू समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम 1948 के माध्यम से वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। इसमें स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए स्वैच्छिक भागीदारी का प्रावधान है। इसका उद्देश्य कैडेट्स के लिए सशस्त्र बलों की भांति अभ्यास और प्रशिक्षण आयोजित करना है। साथ ही ये सामुदायिक सेवाओं में भी भागीदारी करता है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। ये एक ऐसा मंच है जो पूरे भारत में विभिन्न रिपोजिटरी और संस्थानों से सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक डेटा संग्रहित करता है। इसका उद्देश्य अलग अलग सांस्कृतिक कलाकृतियों के डिजिटल संरक्षण के लिए एक मंच प्रदान करना है। साथ ही इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच उनकी साझा विरासत के बारे में जागरूकता और सामूहिक स्वामित्व की भावना पैदा करना है। इसके तहत IIT बॉम्बे ने भारतीय संस्कृति पोर्टल विकसित किया है। ये इतिहास, संस्कृति आदि से संबंधित जानकारी के लिए एकल स्रोत के रूप में काम करेगा। इसके साथ ही यंग समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इस अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक्स फॉर लिसनिंग।